स्टूडेंट हम कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ चुके और मैंने आपको बताया कैलोरी मीटर दो किस्म के होते हैं, ग्लास कैलोरी मीटर, बॉम्ब कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर मैयर क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी, जो मर्जी हो, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन। ग्लास कैलोरी मीटर अमूमन डील करता है कौन कौन से रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सोल्यूशन फॉर्मेशन और आयोनिक रिएक्शन। बॉम्ब कैलोरीमीटर कंबस्टन के रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को डील करता है, लेकिन बाज़ ऐसे रिएक्शन हैं जिनकी इंथाल्पी कैलोरीमीटर मैयर नहीं कर सकते। अब कैलोरीमीटर में प्रॉब्लम क्या आते हैं, मिसाल के तौर पर 3 एग्जांपल हमारी बुक में यूज़ हुई हैं। कार्बन को जला के ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हैं और आप इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैयर करना चाहते हैं, लेकिन आप कैलोरीमीटर से मैयर नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बनती है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और मैंने आपको बताया था इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या निशानी है, बस एक केमिकल बने। ठीक है, तो यहाँ तो 2 केमिकल बन गए। अगर आपने हीट मैयर भी कर ली तो आपको क्या पता इसकी कितनी है इसकी कितनी है, लिहाजा आप इसकी फॉर्मेशन मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें। एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर एलुमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। अब तो ये केमिकल बन रहा है ना, एक नेचर का, तादाद में चाहे जितने मर्जी हो, केमिकल तो एक है ना। बोरोन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बोरोन ऑक्साइड बना रहा है। इन दोनों की इंथाल्पी भी आप कैलोरीमीटर में मैयर नहीं कर सकते। भाई क्यों मैयर नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो एलुमिनियम ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तौर पर रिएक्शन करके ये बनाता ही नहीं है। थोड़ा सा रिएक्शन होता है एलुमिनियम का ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है ये ऊपर एक लेयर बना लेता है एलुमिनियम ऑक्साइड की और अंदर वाले केमिकल को, अंदर वाले एलुमिनियम को बचा लेता है जलने से। तो जब रिएक्शन मुकम्मल ही नहीं होगा तो इंथाल्पी भी मुकम्मल जवाब नहीं आएगा। ये भी यही काम होता है, बोरोन ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडेशन करते ही नहीं है, तो जब मुकम्मल तौर पे रिएक्शन ही नहीं होता इसका जवाब भी मुकम्मल नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम आ गया ना। प्रॉब्लम क्या आया, बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर में ये बाज़ रिएक्शन की इंथाल्पी मैयर नहीं कर सकते। किन किन की? जिनमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए या जिनमें रिएक्शन मुकम्मल ना हो। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन देगा हेसेस लॉ, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हेसेस लॉ यूज्ड टू फाइंड डेल्टा एच ऑफ दोज रिएक्शन हुज वैल्यू कांट बी फाइंड बाय कैलोरीमीटर। जहाँ पे कैलोरीमीटर हाथ खड़े कर देगा भी मेरे बस से बाहर है, वहाँ पे हेसेस लॉ आपके काम आएगा। तो इन तमाम की वैल्यू आप हेसेस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे? अब समझते हैं हेसेस लॉ है क्या। रिएक्शन है, ए से डी बन रहा है, इसका डेल्टा एच, मैंने इसे डेल्टा एच का नाम दे दिया, जो भी वैल्यू हो। अब इसी रिएक्शन को मैं दूसरे रास्ते से लेके जा रहा हूँ। मैंने पहले ए से बी बनाया, बी से सी बनाया और फिर सी से डी बना लिया। अब देखें, इनिशियल इसमें ए था, फाइनल इसमें डी है। इनिशियल इसमें भी ए है, फाइनल इसमें भी डी है, तो इनिशियल फाइनल आपके सेम है, लेकिन रास्ते का फ़र्क है। तो फर्स्ट करें, पहले स्टेप में इंथाल्पी इसकी थी डेल्टा H1, इसकी थी डेल्टा H2, इसकी थी डेल्टा H3। तो हेसेस लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्ट आपने ए से डी बनाया इसकी इंथाल्पी बराबर होगी जो आपने इनडायरेक्ट ए से डी बनाया, पहले स्टेप की, दूसरे स्टेप की और तीसरे स्टेप के सम के बराबर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर एक रिएक्शन एक से ज़्यादा रास्तों से होता हो तो इंथाल्पी सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ द रूट, किसी भी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। ये जो रूट हैं या स्टेप हैं इनकी इंथाल्पी का मजमुआ डायरेक्ट वाली इंथाल्पी के बराबर आना चाहिए और आता भी है। मैं आपको इसी बात को एक बहुत आसान मिसाल से समझाने लगा हूँ। भाई हम एक रास्ता है जिस पे हम ट्रेवल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जाना चाहते हैं साहिवाल से इस्लामाबाद, पहला रास्ता। डायरेक्ट आपको बस मिल गई, आप बस में बैठे, नियर अबाउट 1200 आपने किराया पे किया और आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब हम चलते हैं जी इनडायरेक्ट। आपको साहिवाल से डायरेक्ट इस्लामाबाद की बस मिली नहीं, आपको साहिवाल से पहले मिली लाहौर की बस और लाहौर से आपको फिर इस्लामाबाद के लिए नई बस में बैठना पड़ा। ये हो गया इनडायरेक्ट। तो जब आप साहिवाल से लाहौर के लिए बैठे आपने पे किए 400 और लाहौर से इस्लामाबाद के लिए आपने पे किया 800।
तो भाई टोटल जो डायरेक्ट का किराया था 1200, वो इनडायरेक्ट के किराए के मजमूए के बराबर बन गया ना। तो यही हेसेस लॉ है, बहुत सिंपल सा, कि डायरेक्ट की इंथाल्पी इनडायरेक्ट की इंथाल्पी के मजमूए के बराबर बननी चाहिए, और बनती भी है। मैं आपको इसे नए अंदाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने बना लिया जी ए से डी, और जब आपने ए से डी बना लिया 300 हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन था, आपने ए से डी बना लिया, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई। अब हम चलते हैं एक नए रास्ते से। आप पहले बना लें ए से बी, फिर आप बना लें बी से सी, फिर आप बना लें सी से डी। तो वो देखें इनिशियल और फाइनल सेम है, इस रास्ते में भी इस रास्ते में भी इनिशियल और फाइनल सेम है। ए से बी बनाने पे फ़र्ज़ करें 100 हीट एब्जॉर्ब हुई, बी से सी बनाने पे 100, और सी से डी बनाने पे 100। तो आप देखें हेसेस लॉ के मुताबिक ये वाला 300 बराबर है इन तीनों के मजमूए के, 100 + 100 + 100, ठीक है। ये तो हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने ए से डी बनाया इस रास्ते से, 300 हीट एब्जॉर्ब हुई। अब मैं डी से ए दोबारा बना रहा हूँ इस रास्ते से। अब मैंने बना लिया जी डी से ए दोबारा, तो जब मैं डी से ए बनाऊंगा तो कितनी हीट इवॉल्व होगी, बराबर 300 के ही। लेकिन अब इवॉल्व होगी क्योंकि अब आप डी से ए की जानिब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ए से डी एब्जॉर्ब हुई तो डी से ए इवॉल्व होगी बराबर इतनी ही। अगर आप दोनों को ऐड करें तो 300 - 300 ज़ीरो, हीट तो ज़ीरो हुई। भाई केमिकल भी तो कैंसिल हो गए, कुछ भी ना बचा। क्यों कुछ नहीं बचा? क्योंकि भाई आप एक क्लोज साइकिल में घूम गए हैं, जहाँ से आपने शुरू किया था एट द एंड वहीं पहुँच गए हैं। तो जब आप साइकिल में क्लोज में ट्रेवल करें तो एनर्जी का सम हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं समेशन, समेशन से मुराद सम ऐड करना है। किसे ऐड करना है? डेल्टा एच, इंथाल्पी को किसकी? साइकिल इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। समेशन से मुराद सम किसका? डेल्टा एच का। जब आप साइकिल में घूम गए क्या है? ज़ीरो है। ये हेसेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल मुताबिक है। स्टूडेंट, हेसेस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है कि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। मिसाल के तौर पर हम इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। द इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर। कंबस्टन से मुराद है आपने इन केमिकल को जलाना है, हमेशा किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो आप लिखें सबसे पहले कार्बन, ग्रेफाइट, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन ग्रेफाइट की गिवन है -716, साथ में यूनिट जो भी हो। एंड डायमंड आर, और डायमंड को भी कंबस्टन करनी है, डायमंड की भी, और इससे भी आप CO2 ही बनाएंगे ना। और इसकी डेल्टा एच भी गिवन है, वो है -714। तो मुझे अब कैसे पता चला इसकी 716 इसकी 714? तरतीब में पहले ग्रेफाइट का जिक्र आया, पहली वैल्यू उसकी, बाद में डायमंड का जिक्र आया, दूसरी वैल्यू उसकी। ठीक हो, यहाँ तक हमने यूटिलाइज़ किया स्टेटमेंट को और इक्वेशन बना ली। फाइंड डेल्टा एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अब आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब आप इक्वेशन बना चुके हैं, आपने देखना है आपके पास गिवन क्या है और आपके पास रिक्वायर्ड क्या है। गिवन एंड रिक्वायर्ड। अभी तो आप इसकी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन बना के, लेकिन बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुकेंगे आपको इतनी ग्रिप आ जाएगी, आप ज़ुबानी जवाब निकाल दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, जो आपने गिवन है इन्हें यूज़ करना है। यूज़ गिवन कैसे यूज़ करना है? रिक्वायर्ड को सामने रख के। ठीक है, रिक्वायर्ड जैसी इक्वेशन बनानी है गिवन को यूज़ करके। यूज़ गिवन मैंने लिख दिया है। अब देखें कैसे यूज़ करना है। अब आप रिक्वायर्ड को देखें। रिक्वायर्ड आपने हमेशा देखनी है। देखिए रिक्वायर्ड में लेफ़्ट साइड पे क्या है? कार्बन ग्रेफाइट। आपके पास एक गिवन इक्वेशन जिसमें कार्बन ग्रेफाइट लेफ़्ट साइड पे है। आपने गिवन इक्वेशन कार्बन ग्रेफाइट वाली वैसे लिख देनी जैसे गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 CO2। इसका डेल्टा एच भी वैसे लिख दें -716। ठीक हो गया। अब देखें, दोबारा रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखें। कार्बन डायमंड राइट साइड पे है,
हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कार्बन डायमंड लेफ्ट साइड पे है, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 इसे कहते हैं, इक्वेशन 2। तो हमें क्या बनाना है, कार्बन डायमंड राइट साइड पे, इस इक्वेशन में कार्बन डायमंड लेफ्ट साइड पे है। आपने इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिखना है यहाँ पे। तो इक्वेशन 2 को रिवर्स करके लिखें, उसका प्रोडक्ट हो जाएगा रिएक्टेंट, और उसका रिएक्टेंट हो जाएगा प्रोडक्ट कार्बन डायमंड प्लस O2। जब आप किसी इक्वेशन को रिवर्स करें तो उसकी वैल्यू को भी लाजमी रिवर्स करें। प्लस 714 हो गया। अब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है जो आपने न्यू बनाई है। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, CO2 से कैंसिल हो गया, O2 से कैंसिल हो गया। हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा जी, कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पे क्या बचा जी, कार्बन डायमंड, डेल्टा H क्या बचा 716, ये प्लस माइनस 2, ठीक हो गया। तो भी आपने डेल्टा H इस इक्वेशन का निकालना था ना, देखें वही नहीं बन गई, कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड। तो इस अंदाज में से लेके चलना है। देखें इसकी मजीद प्रैक्टिस करते हैं। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर एंड गैसियस वाटर आर दीज। तो आपको लिक्विड वाटर बनाना है, जाहिर बात है कैसे बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया जी वाटर, और साथ में आप लिख दें इसके नीचे लिक्विड। इसकी डेल्टा H है, लिक्विड वाटर पहले जिक्र आया तो पहली वैल्यू -285। अब आप दोबारा रिएक्टेंट से वाटर बनाएं, लेकिन अब के वाटर आपने बनाना है गैसियस। इसकी डेल्टा H है -241, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास गिवन थी। फाइंड डेल्टा H ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। भाई अब आप वाटर की इवेपोरेशन की इक्वेशन बनाएं। लिक्विड वाटर इवेपोरेट होके गैसियस वाटर बनाता है, आपने इसका डेल्टा H निकालना है। नहायत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत मज़े का। ये क्वेश्चन है ही बहुत मज़े के, मज़ा आता है इन्हें करके। देखें अब आपने गिवन को यूज़ करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़ गिवन, गिवन को यूज़ करना है, लेकिन रिक्वायर्ड को माइंड में रखना है, रिक्वायर्ड को देखना ज़रूर है। देखें रिक्वायर्ड में लिक्विड वाटर लेफ्ट साइड पे है, हमारे पास लिक्विड वाटर राइट साइड पे है, इसे रिवर्स करेंगे। तो पहली इक्वेशन तो आपने रिवर्स कर दी, वाटर लिक्विड आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस हाफ O2। भाई जब आपने इक्वेशन रिवर्स किया तो उसकी वैल्यू भी आपने रिवर्स करनी है, प्लस 285, माइनस के बजाय प्लस हो गया। दोबारा रिक्वायर्ड को देखेंगे, वाटर गैस राइट साइड पे है, इस इक्वेशन में वाटर गैस राइट साइड पे, इसे एज इट इज़ लिखेंगे दूसरी वाली को। तो H2 प्लस हाफ O2 आफ्टर रिएक्शन H2O गैस, इसकी वैल्यू भी वैसे लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू -241। भाई जब आपने इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज कर लिया, अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन ऐड करेंगे, लाइक थिंग्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे गया, ये इससे गया। यहाँ पे क्या बचा H2O लिक्विड, यहाँ पे क्या बचा H2O गैस, डेल्टा H कितना बचा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्लस नियर अबाउट 44। आपको ये क्लेम कर सकता है सर ये तो हमें ज़ुबानी ही आता था, तो हमें क्या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी थी, आप ऐसे ही लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन फिर भी करें अगर आपको ऐसे इक्वेशन वाली क्वेश्चंस आएँ, क्योंकि ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं और आंसर भी चेंज हो सकते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही जवाब है। आपने अपनी क्वेश्चन से कैलकुलेशन करके जवाब निकालना है ताकि वो सही हो। स्टूडेंट देखिए मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट एंड CO आर -393 किलो जॉल पर मोल एंड -283 किलो जॉल पर मोल, फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। तो सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन इक्वेशन है उसे बनाएं, बनाना शुरू करते हैं। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन को ही बोलते हैं। कंबस्टन मीन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, CO2 बनेगा। डेल्टा H कितनी गिवन है, -393, यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड CO, अब CO की कंबस्टन आपने करवानी है, CO को भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाना है, CO2 बनेगा। इसकी डेल्टा H गिवन है -283। अब एक चीज़ माइंड में रखिएगा, इन तमाम इक्वेशन में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से आपने 1 ही लेने हैं। तो ये नहीं कि ऑक्सीजन O2 है तो यहाँ 2 लगा दें, 2CO बना लें या 2CO2 बना दें, वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा ऑक्सीजन इस अंदाज में बैलेंस करने, फ्रैक्शन में चाहे ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़े कि शुरू वाले स्टार्टिंग मटेरियल की नंबर चेंज ना हो,
ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। और हमारे पास अब देखें रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। आपने CO की फॉर्मेशन CO कैसे बनेगा भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा ना, तो आपने CO की इक्वेशन बनानी है, इसकी डेल्टा एच निकालनी है। तो ये है जी रिक्वायर्ड और वो है गिवन। तो गिवन को यूज़ करें और रिक्वायर्ड बनाएं। तो रिक्वायर्ड में लेफ्ट साइड पे कार्बन है, पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे कार्बन है, पहली को वैसे लिखें, उसका डेल्टा एच भी वैसे लिखें -393। फिर देखें रिक्वायर्ड को, लेफ्ट राइट साइड पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, CO2 CO प्लस हाफ O2। जिस इक्वेशन को रिवर्स किया उसकी वैल्यू भी आप रिवर्स करेंगे, +283। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, ये हाफ ऑक्सीजन इस हाफ ऑक्सीजन से, तो बाकी हाफ ऑक्सीजन बचेगी। यहाँ पे क्या बचा, CO, डेल्टा एच निकाल लीजिएगा, ये -110 के करीब आ जाएगी तकरीबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ इथिलीन, हाइड्रोजन एंड इथेन आर। भाई तीन केमिकल को जलाना है, सबसे पहले जलाते हैं जी इथिलीन को, ये होता है डबल बॉन्ड वाला केमिकल, C2H4। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे, क्या बनेगा, 2CO2 प्लस 2H2O। इसकी इंथाल्पी कितनी है, -337, ये मैंने लिख ली। इथिलीन के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आपने जलाना है और हाइड्रोजन के जलने के वाले वाटर बनता है H2O। इसकी डेल्टा एच कितनी गिवन है, -68। तीसरा क्या है, इथेन, C2H6, इसे जलाना है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डेल्टा एच कितना है, -373। अब देखें, आप बनाना चाहते हैं ये इक्वेशन, जो इक्वेशन आप बनाना चाहते हैं ना, इस पे गौर करें भाई, इसे देखें। लेफ्ट साइड पे पहला केमिकल क्या है, C2H4। हमारी इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे C2H4 है ना, इसका मतलब इसे आपने एज इट इज़ लिखना है, अब लिखने की जरूरत नहीं। जब एज इट इज़ लिखना है तो इसकी वैल्यू भी एज इट इज़, ठीक है। दूसरा केमिकल क्या है, हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन है ना लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को भी आपने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हाइड्रोजन लेफ्ट पे, इसमें भी हाइड्रोजन लेफ्ट पे, इसकी वैल्यू भी आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, -68। अब देखें, C2H6 इस इक्वेशन में है राइट साइड पे, आपकी इक्वेशन में कितना है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे। इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो जब इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू को भी रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप इसका सोल्यूशन निकाल लें, आपका आंसर आ गया। ये है क्विक मेथड, अंदाज़ा हो जाता है इक्वेशन में क्या चेंजेस करनी है, वो उसकी वैल्यू में चेंज करें, ऐड करते हैं। आइए मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है पहली गिवन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, -X डेल्टा एच है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, -Y डेल्टा एच है। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, आप इसकी वैल्यू निकालें। तो भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखें, कार्बन कहाँ पे है, कार्बन है भाई लेफ़्ट साइड पे। इस इक्वेशन में कार्बन लेफ़्ट साइड पे है ना, तो पहली इक्वेशन आपको एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी। अगर आप इक्वेशन नहीं लिखना चाहते, क्योंकि बात तो आपको समझ आ गई है, तो भाई आप उसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दें, -X, इक्वेशन ना लिखें चाहे। अब देखें, हमारे पास जो इक्वेशन हमने बनानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे होना चाहिए। इस इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड पे है, ठीक है, तो भाई दूसरी इक्वेशन को भी एज इट इज़ लिख दें, CO प्लस हाफ O2 CO2, डेल्टा एच भी एज इट इज़ लिख दें, -Y। तो आपने इसमें किसी इक्वेशन को चेंज नहीं किया, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि पहली को वैसे दूसरी को हमेशा रिवर्स। बाज़ दफ़ा आपको दोनों इक्वेशन को ही वैसे लिखना पड़ जाता है। तो ये देखें कैंसिल आउट हो गए, C बचा, ये हाफ O2 क्या बन जाएगा, 1O2। यहाँ पे क्या बचा, CO2, डेल्टा एच क्या हो गया, -X -Y, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, AB डेल्टा एच, BC, A से C बनाना है। तो भाई देखें, जो इक्वेशन बनानी है उसके लेफ़्ट साइड पे A, इस इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे A है, इसे वैसे ही लिखेंगे, A से B, डेल्टा एच भी वैसे ही। फिर आपने जो इक्वेशन बनानी है C राइट पे होना चाहिए, इसके C राइट पे है, इसे भी वैसे ही लिखेंगे, और इसका Y भी वैसे ही। तो आप दोनों को ऐड करें, B से कैंसिल, A से C बन गया,
और ये क्या हो गया, x प्लस वाई इसका आंसर भी आ गया। ठीक हो गया। अब देखें a से b बनाना है ये है, c से b बनाना है ये है, अब a से c बनाएं। पॉज करें, वीडियो को खुद बनाएं। तो देखें इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे a, हमने लेफ्ट साइड पे a लेके आना है, तो पहली इक्वेशन वैसे माइनस एक्स भी वैसे। इस इक्वेशन में c को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, c यहाँ पे है, तो दूसरी इक्वेशन रिवर्स और इसकी वैल्यू भी रिवर्स। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, a से c आपका बन भी गया। क्या जवाब आया, माइनस एक्स प्लस वाई या y माइनस एक्स, जो भी ऑप्शन है उसके मुताबिक आपने इसका जवाब देना है। स्टूडेंट मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखें, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज -57। तो हमें पहली जो वैल्यू बताई गई ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हम HCl ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH ले लेते हैं, इसमें वाटर बनेगा एंड NaCl आइंस की शक्ल में, -57। यूनिट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाइल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब क्या आपको लेना है एसिटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH लेंगे ना स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे बनेगा वाटर और सॉल्ट के आइंस CH3COO नेगेटिव एंड Na+, इसकी वैल्यू है -54। ये हमारे पास है गिवन इक्वेशन। आगे वो पूछते हैं फाइंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपने एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन की एंथैल्पी निकालनी है। एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो CH3COOH अलहदा और H आइन अलहदा। हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये इसका डेल्टा H निकालना है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये जो पहली दो हैं हमारी गिवन इक्वेशंस हैं। तो गिवन को यूज़ करना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है, ये गिवन है। तो इसी अंदाज में आप लिखें यूज़ गिवन, गिवन को यूज़ कीजिए और रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लीजिए। तो फ़िलहाल तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपने इसे ज़ुबानी भी सीखना है कि कैसे कर लेना है। हमने जो इक्वेशन बनानी है उसमें एसिटिक एसिड कहाँ रखना है, लेफ़्ट साइड पे। तो हमारी इक्वेशन में एसिटिक एसिड लेफ़्ट साइड पे है ना इसमें, तो आपने इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना है। CH3COOH प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन H2O COO नेगेटिव Na+, एज इट इज़ लिखा, इसकी वैल्यू भी एज इट इज़ -54। अब देखें जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें कहीं भी NaOH नहीं है, लिहाजा ये पहली इक्वेशन में तो हमने NaOH लिख दिया। दूसरी इक्वेशन को हमें इस अंदाज में लिखना पड़ेगा कि NaOH प्रोडक्ट में बने ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड में NaOH नहीं है ना, आपने NaOH को कैंसिल करना है, तो पहली इक्वेशन को आपको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को रिवर्स करके लिख देते हैं, H2O Na+ Cl नेगेटिव आफ्टर रिएक्शन ACl NaOH। और जब आपने पहली इक्वेशन को रिवर्स किया उसकी वैल्यू को भी रिवर्स कीजिए, +57। अब आप दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो देखें बहुत सारे केमिकल कैंसिल आउट होंगे, वाटर वाटर से, NaOH NaOH से, ये देखें Na+ से, और यहाँ पे देखें जो Cl नेगेटिव है ये HCl के Cl नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। कोई भी रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट से कैंसिल हो सकता है चाहे वो सेम इक्वेशन में क्यों ना हो। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, CH3COOH आफ्टर रिएक्शन CH3COO नेगेटिव एंड ये ACl का H+, और वैल्यू क्या -54 + 57, ये +3 किलो जॉल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन है, हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना फॉर्मेशन Fe2O3 की दी है ये, और हमारे पास Al2O3 की है ये। हमारे पास एलुमिनियम और आयरन की ना तो डिकम्पोजिशन है ना फॉर्मेशन है। तो हमने पढ़ा था जो फ्री एलिमेंट होते हैं ना फ्री स्टेट में, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने ज़ीरो ही कंसीडर करनी होती है। तो ये एलुमिनियम ये ज़ीरो ही समझें, इसे आप इग्नोर कर दें, या आयरन इसे भी ज़ीरो ही समझें। तो आप देखें Fe2O3 इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Fe2O3 रिएक्टेंट है और Al2O3 प्रोडक्ट है। अगर आप बाकी एलिमेंट को इग्नोर कर दें, Fe2O3 डिकम्पोज हो रहा है, तो Fe2O3 की फॉर्मेशन है -824, आप यहाँ +824 लिखेंगे क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है।
और Al2O3 बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन है -1675, उसे माइनस के साथ ही लिखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -851। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखेगा, फाइंड डेल्टा एच ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन। हमारे पास इक्वेशन है CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O। डेल्टा एच आपने फाइंड आउट करना है। गिवन इक्वेशन आपको 3 दी गई हैं। तो अब मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि अब आपको गिवन इक्वेशन ऐड करके फाइनल इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, वैल्यूज से ही अब आपने आंसर निकालना सीखना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है। देखें हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें CH4 लेफ़्ट साइड पे है, हमारी इस इक्वेशन में CH4 राइट साइड पे है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखेंगे तो इसकी वैल्यू +74 हो जाएगी। दोबारा देखें, हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है CO2 राइट साइड पे, यहाँ CO2 राइट साइड पे एज इट इज़ लिखेंगे, वैल्यू भी एज इट इज़ -393। हमारे 2 वाटर हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन में, यहाँ इस इक्वेशन में 1 वाटर बन रहा है। तो आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिखना है। तो -285 मल्टीप्लाइड बाई 2 -570। तो अब आप इन तमाम को ऐड कर लीजिए, -889 ये इसका आंसर आ जाएगा।